नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस एपिसोड में एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने वाले हैं जो हमारे शिक्षा से जुड़ा हुआ है। और बात करें तो जो शिक्षा है वो समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। यदि शिक्षा को हम तत्कालीन ज़रूरतों के अकॉर्डिंग अगर परिवर्तित नहीं करते हैं तो वो शिक्षा हमारे लिए बोझ हो जाती है। और ऐसे ही कई सारे तर्क हैं जिनको ध्यान में रखते हुए सरकार लगातार शिक्षा नीति के अंतर्गत जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनके अलग अलग जो पाठ हैं, जो उसके सिलेबस हैं, उनमें बड़े स्तर पे बदलाव कर रही है। पिछले वर्षों की बात करें तो फिर इस पर बदलाव किए गए थे और उसी क्रम में फिर से कुछ बड़े बदलाव एनसीईआरटी के सिलेबस में देखने को मिले हैं और इसी कारण से ये इस समय चर्चा में भी है और इस पर कई सारे कह सकते हैं टिप्पणी भी की जा रहे हैं। इसके संदर्भ में विरोध के स्वर भी देखने को मिल रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये राजनीति से प्रेरित घटना है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर वे कौन से बड़े बदलाव हुए हैं, क्यों इनका विरोध हो रहा है और सरकार कौन से तर्क दे रही है जिसके आधार पर ये बड़े बदलाव लगातार किए जा रहे हैं। यही नहीं, इसके संदर्भ में हम ये भी देख लेंगे कि आखिर एनसीईआरटी है क्या और एनसीईआरटी से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि आखिर ये न्यूज क्या है, कौन सा समाचार है जिसके कारण से एनसीईआरटी में हो रहे बदलाव फिर से सुर्खियों में है। तो देखिए, दो न्यूज के आर्टिकल हम ले रहे हैं, दोनों एक ही न्यूज से जुड़े हुए हैं लेकिन थोड़ा सा इनका जो संदर्भ है वो अलग है। पहली जो न्यूज है वो है इंडिया हैड ओन प्राइम मेरिडियन पासिंग थ्रू उज्जैन, न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ये कहा जा रहा है, ये न्यूज है कि भारत के पास पहले से ही अपना प्राइम मेरिडियन था जो कि उज्जैन जो सिटी है वहां से वो पास होता था, गुजरता था। जैसे अगर बात करें तो इस समय वर्तमान में जो प्राइम मेरिडियन जो लाइन या जो रेखा है उसको जो एक्सेप्ट किया गया है वो यूरोप से गुजर रही है। लेकिन ये कहा गया है अब के जो नया टेक्स्ट बुक है जिसमें नए बड़े बदलाव किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये कहा जा रहा है कि अतीत में पहले से ही इंडिया के पास अपना प्राइम मेरिडियन लाइन थी और वो क्या है कि उज्जैन शहर से वो गुजरती थी। दूसरी अगर बात करें तो ये भी जो बड़े बदलाव हैं उसमें जो चर्चा का विषय है वो है कि मध्य रेखा टू सिंधु सरस्वती मेजर शिफ्ट टू क्लास 6 एनसीईआरटी सोशल साइंस टेक्स्ट बुक। ये कहा जा रहा है कि अब कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जैसे अगर बात करें तो आप देखेंगे कि जो अलग अलग सभ्यताएं हैं जैसे हड़प्पा सभ्यता है, अब उनकी जगह पे क्या है कि सिंधु सरस्वती का नाम भी देखने को मिल सकता है नए एनसीईआरटी बुक्स में। और इसी कारण से ये जो पूरा मामला है ये इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर हम बात करें तो जो एक्सप्लोरिंग सोसाइटी है इंडिया एंड बियॉन्ड और एनडीए सरकार की जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 है, इसके तहत तैयार की गई जो सोशल साइंस की पहली टेक्स्ट बुक है, इसे मौजूदा शैक्षणिक जो सत्र है वहां पर स्कूलों में पढ़ाया जाना है। और इसी कारण से अगर हम देखें तो ये जो 6वीं क्लास की जो पुस्तक है उसमें खास करके जो सोशल साइंस है जिसमें कई सारे बड़े बदलाव होने हैं और वो अब नए शैक्षणिक सत्र में लागू होना है। इसको लेकर कुछ बड़े कह सकते हैं विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। इस पर टिप्पणियां की जा रही हैं कि आखिर सरकार इस तरह के बदलाव या एनसीईआरटी में इस तरह के जो बदलाव हैं ये लगातार क्यों हो रहे हैं और ये अगर हो रहा है तो ये सही नहीं है। तो ये सारे बिंदु होंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं यानी जहां पर बड़े बदलाव हैं उनको पहले संक्षिप्त में देख लेते हैं। जैसे अगर बात करें तो एनसीईआरटी की जो कक्षा 6 की जो पुस्तक है वो जो नई टेक्स्ट बुक लाई गई है उसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें व्यापक स्तर पे बदलाव किए गए हैं, बड़े चेंजेस किए गए हैं। अगर कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस की बात करें तो जैसे हड़प्पा सभ्यता की जगह अब क्या है कि सिंधु सरस्वती शब्द का उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है, इसके द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया गया है। दूसरी बात करें तो जो भूगोल खंड है इसमें कालिदास के ग्रंथ कुमार संभव का भी संदर्भ या रेफरेंस लिया गया है। यही नहीं, जाति आधारित भेदभाव
और असमानता का जो उल्लेख है वो इसमें से पूरी तरह से गायब दिख रहा है, यानी इसका उल्लेख अब आपको इन बुकों में देखने को नहीं मिलेगा। और इसी आधार पर यह कहा जा रहा है कि अंबेडकर से जुड़े हुए इस प्रकार के जो अलग अलग किस्से थे, जो कह सकते हैं कि संदर्भ इन पुस्तकों में देखने को मिलते थे, उनको भी हटा दिया गया। यानी अंबेडकर से जुड़े हुए ऐसे जितने भी चैप्टर थे उनको इन एनसीईआरटी की बुक से हटा दिया गया। ये भी एक चर्चा का विषय है। इसके अलावा जो ग्रीनविच मध्य रेखा है, ये क्या है कि ये काफ़ी पहले भारत की अपनी कह सकते हैं कि इस प्रकार की रेखा होती थी जो कि उज्जैन शहर से गुजरती थी। ऐसे कई सारे बदलाव किए गए हैं, जिनमें से जो महत्वपूर्ण बदलाव होंगे उन पर हम डिटेल रूप से चर्चा करेंगे। चलिए अब एक एक करके जो बदलाव हुए हैं पहले उनको देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि आखिर उनके पीछे विरोध के तर्क क्या हैं और सरकार या जो इससे संबंधित जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या कह रहे हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी में किए गए प्रमुख बदलाव कौन से हैं। तो देखिए, नए पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तक में जो बदलाव किए गए हैं उसमें जो बड़े बदलाव हैं उनमें पहला क्या है कि पहले इतिहास, राजनीति विज्ञान और भूगोल के लिए अलग अलग टेक्स्ट बुक थी, यानी एक ही कक्षा में अलग अलग विषय के लिए कई सारी पुस्तकें होती थी। ये महत्वपूर्ण था। अब इसमें अगर हम बात करें कि पहले जैसे इतिहास, हिस्ट्री हो गया, इसमें सोशल साइंस हो गया और हिस्ट्री हो गया, ऐसे जितने भी थे उनकी अलग अलग बुक्स होती थी। लेकिन अब क्या है कि सोशल साइंस की केवल एक बुक होगी और सोशल साइंस के कई सारे कह सकते हैं कि उपखंड होंगे, उप विषय होंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जो नए छात्र हैं या जो अब ये जो सिलेबस जो आएगा नया, उससे जो छात्र जिनका सामना होगा उनको इनकी शब्दावलियों से डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब जो किताब ये आई है सोशल साइंस की, इसके 5 खंड बताए जा रहे हैं। ये जो नई बुक आएगी सोशल साइंस की, उसके 5 खंड है, 5 सेक्शन है। अगर उन खंडों की हम बात करें तो जो पहला सेक्शन होगा वो होगा भारत एवं विश्व, यानी इंडिया एवं वर्ल्ड, इंडिया एंड वर्ल्ड। और इसके आगे लिखा होगा कि भूमि और लोग, तो ये पहली बुक होगी। दूसरी जो बुक होगी वो होगा अतीत का ताना बाना। और तीसरी जो बुक होगी या खंड कहिए तो हमारी सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान परंपराएं। और चौथा जो इसका खंड होगा वो होगा शासन एवं लोकतंत्र। और इसका जो 5वां सेक्शन होगा, 5वां जो खंड होगा वो होगा हमारे आसपास का आर्थिक जीवन। तो एक ही सोशल साइंस की बुक होगी और उसके 5 खंड होंगे और इसके द्वारा पूरा जो कवरेज है वो इस बुक में दिया गया है। और इस कारण से ये एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अगला जो परिवर्तन है अगर उसकी हम बात करें तो जैसे पहले ही हमने बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसको सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है इसके रूप में अब संदर्भित किया गया है, रिप्लेस किया गया है। क्यों? तो इतिहास की जो पुरानी टेक्स्ट बुक है उसमें सरस्वती नदी का जिक्र मात्र 1-2 बार या ऋग्वेद के संदर्भ में देखने को मिलता था। लेकिन अब जो नई टेक्स्ट बुक आ रही है इसमें सरस्वती नदी को भारतीय सभ्यता का जो प्रारंभ नाम का जो लेसन है, जो अध्याय है, उसमें प्रमुख रूप से इसका उल्लेख देखने को मिलेगा। जहां हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती या इंडस सरस्वती सभ्यता शब्द के रूप में क्या है, रिप्लेस किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो सरस्वती नदी है या ये जो नदी घाटी है, इसकी जो सभ्यता है इसके संदर्भ में 2 प्रमुख शहरों का भी उल्लेख है। जैसे अगर बात करें तो राखीगढ़ी है, दूसरा क्या है तो गढ़वेरीवाला है। इनके साथ क्या है कि कई सारे छोटे बड़े शहरों का भी उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें अगर हम बात करें कि एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही गई है कि यदि हम यहाँ पर आए जो सरस्वती नदी घाटी है इसके संदर्भ में ये कहा गया है कि इस नदी घाटी के संदर्भ में इसका जो उल्लेख है यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारत के संदर्भ में, इंडिया के संदर्भ में ये कहा गया है कि ये जो नदी है इसको घग्गर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में अगर हम देखें कि ये जो नदी है वर्तमान में किस नाम से हमारे देश में जाना जाता है तो वो घग्गर नाम से माना गया है। दूसरा क्या है कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ये कहा गया है कि ये जो नदी है इसका जो वर्तमान में प्रेजेंट सिनेरियो में जो नाम है वो है हाकरा।
ये दो वर्ड आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये दोनों नाम दिए गए हैं कि भारत में इस नदी को घग्गर और पाकिस्तान में हाकरा के नाम से जाना जाता है। ये क्या है कि ये पूरी तरह से जो नदी है ये मौसमी है, ये सीजनल नदी है। और ये भी कहा गया है कि जो सभ्यता है, ये जो कह सकते हैं सरस्वती नदी घाटी सभ्यता है, आखिर ये किस कारण से इस सभ्यता का पतन हो गया, तो इसके पीछे भी दो कारण बताए गए हैं इस बुक में। पहला जो कारण बताया गया कि सरस्वती नदी सूख गई, यानी कि सरस्वती नदी का सूखना कारण बताया गया है। इसके पीछे बहुत सारे कारण दिए गए हैं। दूसरा जो कारण बताया गया है कि क्यों ये नदी घाटी का पतन हुआ, तो ये कहा गया कि इसका प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन। और इसके कारण ये कहा गया है कि इसके जो दो कारण थे, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, और इसमें कहा गया कि जलवायु परिवर्तन होने के कारण जो वर्षा में कमी आई, जो वर्षा की मात्रा में कमी आई, उसी कारण से इस नदी घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो ये चीज़ें कही गई हैं। अब दूसरा जो इसमें बड़ा बदलाव किया गया उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे जो ये छठे क्लास की जो बुक है, इसकी अगर बात करें तो इसमें जाति आधारित जो भेदभाव है इसका कोई अब उल्लेख आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये महत्वपूर्ण तथ्य है और ये भी एक आधार है। आने वाले समय में जैसे हम बताएंगे आपको कि क्या आधार दे रही है सरकार या जो संगठन है जो इससे जुड़े हुए, कि क्यों हम बड़े बदलाव इस तरह के कर रहे हैं। अब पहले बदलाव देख लेते हैं। तो देखिए, नई किताब में विविधता पर एक चैप्टर है। ये जो चैप्टर था डाइवर्सिटी पे, ये पुरानी किताब में भी था, लेकिन नई किताब में भी ये चैप्टर जोड़ा गया है। लेकिन नई किताब में ये बदलाव देखने को मिला है कि जाति शब्द का जिक्र बस एक बार देखने को मिला है, और जाति आधारित जो भेदभाव है और जो असमानता है इसका कहीं भी जिक्र देखने को इस बुक में नहीं मिलता है। तो ये बड़े बदलाव है। क्यों? जैसे पहले ही बोला गया था, पिछले जब बदलाव हुए थे एनसीईआरटी में, कि बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो लेसन है या शब्दावलियाँ हैं या जो स्टेटमेंट है, कथन है, उनमें बड़ा ही दोहराव है, रिपीटिशन है, ओवरलैपिंग है, उसको कम करने का प्रयास किया गया। यही नहीं, अंबेडकर से जुड़े हुए जो चैप्टर हैं उनको भी हटाया गया। जो चैप्टर भेदभाव के बारे में उल्लेख था, यानी कह सकते हैं कि अंबेडकर से जुड़े हुए ऐसे संदर्भ जिसमें भेदभाव, जातिगत या इस प्रकार के किसी भी घटनाक्रम का उल्लेख था, उनको हटा दिया गया। यही नहीं, पुरानी किताब में अंबेडकर और दलित समुदाय के अधिकार के लड़ाई और जाति आधारित जो भेदभाव हैं उनके अनुभव पर एक पूरा सेक्शन दिया गया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें इस प्रकार का कोई भी सेक्शन देखने को आपको नहीं मिलेगा। ये इसीलिए किया जा रहा है कि जो नई पीढ़ी है, जो पहली बार पढ़ने सीखने के तौर पे इन बुकों से परिचित होती है, तो उसके लिए इसका क्या प्रासंगिकता है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा रहा है कि ऐसे घटनाक्रम जिनका प्रभाव उनके मनोमस्तिष्क पे बुरा पड़ सकता है, तो ऐसे जो टॉपिक हैं, जो चैप्टर हैं, जो संदर्भ है, उनको हटा दिया जाए। अगला बदलाव देख लीजिए। यूरोप से कई शताब्दियों पहले भारत का अपना एक प्रधान मध्य रेखा होती थी, ये जोड़ा गया है। यानी इतिहास के संदर्भ में ये एक नया तथ्य जोड़ा गया है। और पुस्तक के अनुसार, यानी जो नई बुक बनी है, इसकी बात करें तो ग्रीनविच भूमध्य रेखा पहली प्रधान मध्य रेखा नहीं है। इससे पहले भारत के पास अपनी भी क्या थी, ऐसी प्रधान मध्याह्न रेखा होती थी, जो कहाँ से गुजरती थी। उस समय इसका जो नाम होता था वो उज्जैनी होता था, जो वर्तमान में उज्जैन शहर है, उसी से ये होकर क्या है, पास होती थी, गुजरती थी। और कई शताब्दियों तक कहें तो जो खगोल विज्ञानी हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके लिए प्रतिष्ठित केंद्र भी रहा है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो उज्जैन का उल्लेख यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। पाठ्य पुस्तक में यह भी लिखा है कि जो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराहमिहिर हैं, इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि लगभग 1500 साल पहले यहीं ये वास करते थे, रहते थे। और भारतीय जो खगोल शास्त्री हैं वो अक्षांश देशांतर, जो कह सकते हैं कि लैटिट्यूड लैटिट्यूड होता है, और इस तरह के जो विभिन्न कंसेप्ट थे, जो अवधारणाएं थी, उनको पहले से ही जानते थे। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि शून्य या जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, इसकी आवश्यकता भी इनको पड़ती थी और इसका ये उपयोग भी करते थे। यही नहीं, उज्जैनी के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि उज्जैनी मध्य रेखा सभी भारतीय खगोल ग्रंथों में गणनाओं के लिए एक संदर्भ बन गई। यानी कि इसके महत्व को
पूरी तरह से यहाँ पे दर्शाया गया है, जो आपको देखने को मिल सकता है। अब बात कर लें अगली जानकारी की कि क्या बड़ा बदलाव किया गया है। तो अगर बात करें तो वेदों के बारे में जानकारी तो पहले शामिल थी, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि जाति व्यवस्था और जो महिलाएं हैं उनसे जुड़े हुए शूद्र, ऐसे जो अलग अलग कम्युनिटी हैं, या फिर इन ग्रंथों का अध्ययन करने से वंचित करने के संदर्भ में इसमें शामिल नहीं किया गया। तो ऐसे जो तथ्य थे, ऐसे जो संदर्भ हैं, उनको क्या किया गया है कि इस बार जो बुक आई है उसमें इनका उल्लेख आपको देखने को नहीं मिला। यही नहीं, भूगोल जो खंड है उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि हिमालय के संदर्भ में जो कालिदास की कविता कुमार संभव है इसको शामिल किया गया है, और इसमें खास करके जो तमिल संगम की कविता है और जो लैंडस्केप के साथ इसके जुड़ाव है, यानी जो लैंडस्केप होता है उससे इसका क्या संबंध है, उसका विशेष तौर पे यहाँ पर उल्लेख आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करें, जैसे हमने बोला कि लास्ट में हमारे आसपास का जो आर्थिक जीवन है उसके संदर्भ में ये कहा गया है कि इसमें गांव शहर व्यापार पर एक बड़ा सा अध्याय दिया गया है, जिसमें औजारों, सिक्कों, सिंचाई, शिल्प व्यापार पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। और इसी के संदर्भ में क्या है कि बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनको हटाया भी गया है। जैसे अगर बात करें तो आप देखिए कि ऐतिहासिक स्थलों जैसे कुतुब मीनार है, लौह स्तंभ है, सांची स्तूप है, महाबलीपुरम है, इसके अखंड जो मंदिर है, अजंता गुफा चित्रों के संदर्भों को हटा दिया गया। ये इसलिए हटाया गया कि जहां इनको ये लगा है कि इसका जो संदर्भ है वो वर्तमान के दृष्टिकोण से उतना प्रासंगिक नहीं है। तो अनावश्यक जो बच्चों पे बोझ बढ़ रहा है उसको कम करने का प्रयास किया गया है, या ये देखा गया है कि अनावश्यक जो अलग अलग चैप्टर हैं, जो लेसन्स हैं, उनका जो रिपीटिशन अलग अलग कक्षाओं में है, उस कारण से इनको हटाया गया। हम उस पर बात करेंगे कि आखिर सरकार ने किन तथ्यों के आधार पर ये बदलाव किए हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो बड़े बदलाव किए जा रहे हैं इस पर विरोध क्यों हो रहा है, उसके कौन से तथ्य हैं जिसके आधार पर ये लोग आर्गुमेंट दे रहे हैं कि ये जो बदलाव है वो सही नहीं है। देखिए, पहला बदलाव जो हम देख रहे हैं तो आलोचकों का ये दावा है कि प्रमुख रूप से सामाजिक विज्ञान और इतिहास की किताबों में बड़े स्तर पे जो बदलाव किए जा रहे हैं, जो चैप्टर में कटौती की जा रही है, बहुत सारे जो संदर्भ हैं, जो कह सकते हैं कि पाठ हैं जो अलग अलग लोगों से जुड़े हुए हैं, उनको हटाया जा रहा है। ये मूल रूप से क्या है कि राजनीति से प्रेरित है। ये प्रमुख आर्गुमेंट है जो इसके आलोचक हैं। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है इसमें कि किसी एक खास धर्म को टारगेट करते हुए ये बदलाव किए जा रहे हैं। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह के जो बदलाव किए जा रहे हैं इसका दुष्परिणाम या इसके सकारात्मक परिणाम नहीं होंगे। इसका परिणाम ये भी हो सकता है कि इससे सांप्रदायिकता बढ़ सकती है, जो सामाजिक सौहार्द है उसके लिए अच्छा माहौल नहीं रह सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि सामान्य तौर पे कुछ खास मान्यताओं को इन बदलावों के द्वारा थोपने का प्रयास भी किया जा रहा है। यही नहीं, इतिहास के जो महत्वपूर्ण खंड है उनको काटा गया है, या ऐसे जो पाठ हैं जिनको हटाया गया है उनके संदर्भ में भी कई सारे आरोप लगाए गए हैं। यही नहीं, इन जो बदलाव हैं इनको दलित विरोधी भी बताया जा रहा है। अब ये जो जितने भी कह सकते हैं आर्गुमेंट दिए गए हैं, ये क्या है कि अलग अलग जो विरोधी हैं, या कह सकते हैं कि जो अपने आर्गुमेंट के द्वारा इसको सही साबित कर रहे हैं, ये मामला एक बार फिर डिबेट का है कि आखिर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि ये दोनों पक्ष को जब आप ढंग से देखेंगे और इनको जब तौलेंगे तभी आप स्पष्ट कर पाएंगे कि जो नए बदलाव हैं वो कितना सही हैं, उसके परिणाम कितने अच्छे आ सकते हैं, क्या वो प्रासंगिक हैं। ये सारे मुद्दे हैं जो आपको समझने होंगे। अब थोड़ा सा हम देख लें कि सरकार का जो ये बदलाव किया जा रहा है, या इससे जुड़े हुए जो संगठन है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो जो बदलाव कर रहे हैं वो क्या तर्क दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। जैसे अगर बात करें तो एनसीईआरटी के जो निदेशक हैं दिनेश सकलानी, इनका ये है कि परिचयात्मक जो इंट्रोडक्टरी जो लेसन्स है उसके संदर्भ में स्पष्ट करते हुए इन्होंने बोला कि पाठ को बड़े विचारों पर जोर देने के लिए सुव्यवस्थित किया गया है, उनको अरेंज किया गया है, जिसमें विभिन्न विषयों से अंतर्दृष्टि को एकीकृत किया जा सके। ये क्या है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच को महत्व दे रहे हैं। जो बिखरा हुआ सिलेबस है, जो
सामग्री है उसको अरेंज करके इंटीग्रेट करने पर ये जोर दे रहे हैं। यही नहीं, इनका ये भी कहना है कि अनावश्यक जो दबाव बच्चों पर पड़ता है, छात्रों पर पड़ता है, उसके कारण ये तनावग्रस्त हो जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जो पाठ्यक्रम है, जो पुस्तकें हैं, उनके भार को कम किया जा रहा है। यही नहीं, शिक्षण और सीखने का जो माहौल है उसको भरोसेमंद बनाने के लिए एक इंडिकेटर के रूप में विकसित किया जा रहा है और शिक्षा के माध्यम से देश को एकता के सूत्र में जोड़ने का भी काम किया जा रहा है। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है। जैसे अगर बोला जाए कि बहुत सारे ऐसे इसमें उल्लेख थे जिनके कारण क्या होता था कि एक विरोधाभास देखने को मिलता था, उसको कम करके पूरे देश में एक एकता के सूत्र का कह सकते हैं कि सूत्रधार करने का भी प्रयास किया जा रहा है। भारत की जो परंपराएं हैं, जो प्रथाएं हैं, उनको महत्व देने की बात इन नए बदलावों के द्वारा कही जा रही है। यही नहीं, हिंसक जो जाति संघर्ष हैं, जो मुद्दे हैं जिनका बच्चों के दिमाग पर, उनके मन मस्तिष्क पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसको आधार बनाकर भी कुछ बदलाव किए गए हैं। प्राचीन से लेकर आधुनिक काल के भारतीय इतिहास के जो शख्सियत हैं उनको पर्याप्त स्थान देने की बात कही जा रही है। यानी अपना जो भारतीकरण है उसको महत्व दिया जा रहा है, भारतीकरण पर महत्व दिया जा रहा है। और यह बदलाव क्या है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये बदलाव बड़े किए जा रहे हैं। इसमें देखिए कुछ तथ्य ये भी कहे जा रहे हैं कि जो बदलाव हैं वो क्या है कि वो वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ये जो बदलाव किए जा रहे हैं इनके पीछे कुछ कारण की बात करें तो मूल रूप से अगर हम देखें, इसमें यह देखा गया है कि एक ही कक्षा की समान पाठ्य सामग्री की दोहराव या ओवरलैपिंग की समस्या देखने को मिली है। इस दोहराव को कम करने के लिए इस प्रकार के बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे क्या है कि ओवरलैपिंग की समस्या कम हो जाती। यही नहीं, इसमें यह भी कारण दिया जा रहा है कि निम्न कक्षा या फिर उसके उच्च कक्षा में क्या है कि सामान्य पाठ्य सामग्री होने की भी बात कही जा रही है। इसके कारण से ये कहा जा रहा है कि जहां पर लगातार क्या है कि एक ही सामग्री अलग अलग कक्षा के सामग्री में देखने को मिल रही है, उसमें हटाने की बात कही गई है। या इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो जटिलता का स्तर है, उसको भी कंसीडर किया जा रहा है। और जहां भी जटिल टॉपिक है उनको या तो हटाया जा रहा है या उससे बड़ी कक्षाओं में उनको शिफ्ट किया जा रहा है। यानी एक ऐसा सिलेबस जो उस कक्षा के बच्चों के लिए जटिल हो सकता है, उस सिलेबस को उससे उच्च कक्षाओं में जो पाठ्यक्रम है उसमें शामिल किया जा रहा है। यही नहीं, कुछ सामग्री है जो बच्चों के लिए क्या है कि 100 अध्याय के अंतर्गत हो सकती है, उसको द्वारा सेल्फ स्टडी के द्वारा बच्चे खुद समझ सकते हैं, कम से कम टीचर्स की, अध्यापक की उनको आवश्यकता पड़े। तो इस प्रकार के पाठ्य सामग्री को भी शामिल करने का प्रयास किया गया है। यही नहीं, वर्तमान में जो पाठ्य सामग्री है वो कितना प्रासंगिक है, उसकी प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। यही नहीं, प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरी का भी कंसेप्ट यहाँ पर जोड़ा जा रहा है कि वैसे टॉपिक जो प्रैक्टिकल हैं उनके इस सिलेबस में महत्व को विशेष ध्यान दिया जा रहा है, बशर्ते कि जो थ्योरेटिकल टॉपिक हैं उनको कम करने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो ये सारे बहुत सारे आर्गुमेंट हैं जिनके द्वारा ये कह सकते हैं कि तर्क दिए जा रहे हैं, जिनके आधार पर ये एनसीईआरटी में जो बदलाव किए जा रहे हैं वो सही हैं। कितना सही है, कितना गलत है, इस पर आप भी तर्क वितर्क कर सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं और बहुत सारे कह सकते हैं इस पर प्रश्न भी बन सकते हैं, उनको भी आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। अब चूंकि पूरा जो मामला है वो एनसीईआरटी से जुड़ता है तो थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से एनसीईआरटी के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो जो एनसीईआरटी है, यानी जिसको हम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग बोलते हैं, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये पूरी तरह से एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्वायत्त संगठन है। यह संगठन भारत के अग्रणी जो विद्वान हैं, जो प्रोफेसर हैं, उनको मिलाकर बना होता है और ये भारत सरकार के द्वारा 1961 में क्या है कि इसको स्टेबल किया गया, इसका गठन किया गया। इसका जो मुख्यालय है वो देश की राजधानी नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी प्रारंभिक जो शिक्षा है
स्कूल जो शिक्षा है, वयस्क शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा है या उसकी जो रूपरेखा, इसको विकसित करने के लिए ये प्रमुख नोडल एजेंसी है। यही नहीं, अगर इसके उद्देश्य की बात करें कि एनसीईआरटी बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, तो जो स्कूल की शिक्षा है उसकी जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसको बढ़ाना, उसमें सुधार करना इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यही नहीं, पूरे भारत में सभी छात्रों के लिए एक सामान्य शिक्षा प्रणाली प्रदान करना, यानी इक्वल प्लेटफॉर्म प्रदान करना भी इस एनसीईआरटी का एक महत्वपूर्ण रोल है। और पूरे देश में सांस्कृतिक विविधता का परिचय देना और शिक्षा प्रणाली में समानता और एकता को बढ़ावा देना भी इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर बात करें इसके कार्यों में, तो शिक्षा एवं समाज जो कल्याण मंत्रालय है उसको विशेषकर स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देना, नीति निर्धारण में मदद करना, शिक्षा के समूचे क्षेत्र में शोध कार्य को सहयोग और प्रोत्साहन करना। ठीक है, ये बात कही गई है। यही नहीं, उच्च शिक्षा में प्रशिक्षण को सहयोग देना और स्कूलों में शिक्षा जो पद्धति है, जो पैटर्न चल रहा है, उसमें लाए गए बदलाव और विकास को लागू करना भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा अगर बात करें तो राज्य सरकारों और अन्य जो शैक्षणिक संगठन है उनको स्कूली शिक्षा संबंधी जो सलाह हो सकता है वो भी प्रदान करना एनसीईआरटी का ही कार्य है। तो हमने देख लिया कि आखिर जो बड़े बदलाव एनसीईआरटी में, जो 6ठी की कक्षा सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है उसमें कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं और इन बदलावों के पीछे आखिर आर्गुमेंट क्या दिए गए हैं और ये जो बदलाव किए जा रहे हैं इसके विरोध के आर्गुमेंट क्या है। और फिर हमने संक्षिप्त रूप से एनसीईआरटी के बारे में देख लिया। तो ये सारे विषय थे आज के इस एपिसोड में। इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।